So are you ready with your answers for chemistry ICSE class 10 paper? So section B, question number 3, part 1. Rewrite the following statements by adding the correct word. And the given example is like ammonia changes moist red litmus to blue. So aqueous ammonia should be there. So in next A part, sulfuric acid acts as a dehydrating agent. So according to me, its answer should be concentrated. So concentrated sulfuric acid. So in the black before sulfuric acid you need to write concentrated. In B, ammonia reacts with chlorine to give ammonium chloride and nitrogen. Or we know that there are two types of reactions given in our book. So in one chloride is in excess, in another ammonia. So this is the observation in excess. So excess of ammonia. So excess ammonia reacts with chlorine to give ammonium chloride and nitrogen. So these might be the correct word which they expect you to write there. Now in second part, identify only the anion present in the following compound. The compound on heating produces a colorless, odorless gas which turns lime water milky and has no effect on acidified potassium dichromate. This you very clearly know that only two gases turns lime water milky, and out of these which has no effect on acidified potassium dichromate, this must be carbon dioxide. So, but they have asked anion. So anion must be carbonate. So carbonate is CO3 2 minus. So carbonate anion. In second part, this is A. Now coming to B. The solution of the compound which on treating with concentrated sulfuric acid and freshly prepared ferrous sulfate solution produces a brown ring. तो ब्राउन रिंग आपके किस एनायन के साथ रिलेटेड है? नाइट्रेट NO3 माइनस. ये मैंने आपको कहा भी था जब मैंने आपकी सिलेबस की वीडियो बनाई थी कि ब्राउन रिंग के बारे में आपने जरूर पढ़ना है, जबकि कई स्टूडेंट्स ने लिखा कि ब्राउन रिंग हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आप देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है. इन थर्ड पार्ट, मोहन हैज 3 सॉल्यूशंस P, Q एंड R. सो P, Q एंड R तीन हमारे पास सॉल्यूशन है हैविंग ए pH ऑफ P का pH 13 है, Q का 5 एंड R का 2 है. तो रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द अबव सॉल्यूशंस P, Q, R क्या क्या होंगे? तो पहले आइडेंटिफाई करो जिसका 13 है वो क्या होगा? इट मीन्स वो बेस है. दिस इज ए एसिड बट माइल्ड एसिड है एंड R इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. सो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम अलोंग विद द जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ए इज will react with magnesium to liberate hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के लिए हमें एक नॉर्मल एसिड चाहिए है. बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन नहीं बनने देगा, वाटर बना लेगा. तो यहाँ हमें माइल्ड एसिड चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर फॉर दिस पार्ट विल बी वीक एसिड. इट मीन्स Q. सो ऑप्शन नंबर ए द आंसर विल बी Q. बिकॉज हमें माइल्ड चाहिए. तो माइल्ड कौन है इनमें से? 5 वाला, यानी कि सेकेंड Q वाला. नाउ बी पार्ट, विल लिबरेट अमोनिया गैस व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड. कितनी बार हमने ये टॉपिक डिस्कस किया? अमोनियम क्लोराइड. तो यहाँ कौन होना चाहिए? NaOH यानी बेस. तो बेस कौन है इनमें से? यानी कि P. तो P हमें पता है 13 है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी NaOH ही है ये. सी विल कंटेन मॉलिक्यूल एज वेल एज आयन्स. तो कौन होता है जिसके पास मॉलिक्यूल और आयन होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, यानी जो वीक होता है. तो इनमें से वीक कौन है? वीक हमारे पास एसिड ही है, और एसिड वीक कौन है? वो भी Q है. सो अवर करेक्ट ऑप्शंस आर Q, P एंड Q. आई नो कई स्टूडेंट्स ने इसमें R भी लिख दिया होगा, क्योंकि R आपके पास क्या है? R भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो आपने सोचा होगा कि दो में Q क्यों आ रहा है? तो विल रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. लेकिन उस केस में फिर HCl में भी पॉसिबल है, मे भी वो कंसिडर कर ले, लेकिन उस केस में वो बहुत डाइल्यूट फॉर्म में हमें लेना होता है. और HCl का जो हम अगर pH स्केल पे वैल्यू देखेंगे तो वो 2 होती है, 5 नहीं होती है. तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट. पेपर आपको इतने इजी ढंग से रिप्रेजेंट करा गया है कि स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा. द फॉलोइंग टेबल इज रेफर टू एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ एन एसिड. अब बताइए नेम ऑफ द प्रोसेस बताना है. रिएक्टेंट उन्होंने आपको हिंट दे दिया. तो रिएक्टेंट अगर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है तो यू क्लियरली नो कि ए पार्ट में हमारे पास आंसर कौन सा है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सो दिस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस. पूरा लिखना है आपने. रिएक्टेंट में SO2 और O2 है, तो बी में हमें पूछा ही नहीं गया, हमें पता है कि SO3 बन रहा है. बी पार्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया कैटालिस्ट. कैटालिस्ट कौन है? वेनेडियम ऑक्साइड, और वी कैन ऑल्सो यूज प्लेटिनम हियर.
नेक्स्ट इज फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट में बिकॉज क्वेश्चन में क्या गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ एन एसिड, तो एसिड ही फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सी में सिर्फ H2SO4 का ही मार्क्स आपको मिल जाएगा, बट हम अपनी क्लैरिटी के लिए SO3 का बनना दे देते हैं। फिर SO3 में उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड बने ऐड होगा, तो ओलियम बन जाएगा H2S2O7, और फिर जब हम ओलियम को डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, you will get sulfuric acid. Otherwise mark will be given for this sulfuric acid because they want to know just the final product of this industrial process. तो H2SO4 हमारा, और वैसे भी अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, यहाँ पर 2 बनेंगे, लेकिन ठीक है, हमें तो नाम का ही मिलना है यहाँ पे मार्क। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। तो डेफिनेशंस तो आपको पता है, वैसे भी बहुत इजी आई हैं, और केमिस्ट्री के पेपर में थैंक गॉड कि आपको डेफिनेशंस थोड़ी सी आ जाती हैं, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरेटिकली सब्जेक्ट को समझा उनको कुछ मार्क्स डेफिनेशंस के मिल जाएंगे। डायरेक्टली भी आई हैं और इनडायरेक्टली भी डेफिनेशंस आपको नेम दीजिए इस टाइप वाले क्वेश्चंस में पूछी ही जाती हैं। बायो में और केमिस्ट्री में डेफिनेशंस पे मेन फोकस आपको प्रिपरेशन के टाइम भी देना है। In first part, so definition है, define the following molar volume. तो molar volume of a gas is the volume occupied by 1 gram of molecular mass, 1 gram, or you can say 1 mole of the gas at STP. STP पे कितनी होती है, 22.4 dm cube, और liter you can also write there. In B, normal salt. तो normal salt is the salt formed by the complete replacement, क्योंकि हमारे पास कोई H नहीं रहना चाहिए, तो complete replacement of the ionizable hydrogen atom of an acid by, कौन उसको रिप्लेस करेगा, बाय मेटेलिक और एन अमोनियम आयन, भी हम इसको कंप्लीट करने के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। तो मीथेन का आपको पता है, हमें एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, और फोर कॉर्नर्स में H आपको रखना है, तो इट मीन C और H। तो ये आपके पास इसका फाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगा मीथेन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के केस में वी ऑल नो डेट यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएंगे, एक एक हम अपोजिट एंड्स में ले लेते हैं, 5 होते हैं 5, तो 2 हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, जो कि बचा रहेगा, लेकिन 3 वाला यूज हो जाएगा। तो जो ये 3 वाला हम यूज करेंगे, इसकी वजह से फॉर्म क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ट्रिपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो आपके पास यहाँ ये स्ट्रक्चर्स क्लियर होने चाहिए, और कार्बन और हाइड्रोजन के लिए डिफरेंट, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, क्रॉस और डॉट दोनों स्ट्रक्चर होने चाहिए। जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो तब आपके पास सिर्फ डॉट चल जाएंगे, लेकिन जब आयोनिक बॉन्ड है तो आयोनिक बॉन्ड में आपको अलग अलग या क्रॉस या डॉट अलग अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना है। Next is complete and balance the reactions. So in second part of question number 4, complete and balance the following equations. Al2O3 is given. Again Al2O3 along with NaOH. फिर एम्फोट्रिक कॉन्सेप्ट पे हम दोबारा आ गए हैं। तो एम्फोट्रिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या बनेगा, NaAlO2 एंड वाटर। और बैलेंस करने के लिए हमें कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस तो नहीं रखनी है, तो 2Na मेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इज फॉर्मिंग हियर, और यहाँ पर भी हमें 2NaOH लगाना है। इन बी पार्ट C2H5 COONA प्लस NaOH, ये तो आपको पता है, कहाँ पढ़ी है आपने रिएक्शन, हम हीट भी कर रहे हैं और CaO भी लिया है। सोडा लाइम बार बार वर्ड आ रहा था, NaOH और CaO को मिक्स करके हम सोडा लाइम वर्ड बोलते हैं। तो इसीलिए क्या बन रहा है यहाँ पर, किसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन है ये, ईथेन की। तो Na2CO3 इज फॉर्मिंग अलोंग विद ईथेन C2H6। तो इथेन गैस की लेबोरेटरी प्रिपरेशन में आपने ये मेथड देखा है। इन सी पार्ट C2H4, ये मेथड भी आपने प्रिपरेशन में ही देखा है, और हम एल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं। इस पर पर्टिकुलर मेंशन किया गया था कि एल्कोहलिक KOH को जब हम बॉयल या हीट करेंगे तो हमारे पास इथाइन बनेगा। तो इथाइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड C और एक तरफ H और दूसरी तरफ H, ये आप इथाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको बैलेंस करने के लिए 2 KBr और साथ में आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी फॉर्म होंगे। सो ये आपका रिएक्शन रहेगा। इथाइन, इथाइन आप इथाइन के नाम भी यहाँ पर लिखें, इथाइन है, और 2 molecules of potassium bromide and water. So in fourth part, choose the organic compound from the list given below to answer the following. In A, the compound which does not have a double bond in its structure. तो double bond किसमें नहीं हो सकता, इसमें से alcohol, तो ethanol,
क्योंकि इथीन में तो आपको पता है डबल बॉन्ड ही होता है। नेक्स्ट इज कंपाउंड विच इन इट्स प्योर फॉर्म टर्न्स इनटू आइस लाइक सॉलिड ऑन कूलिंग। ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया था, इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। In C part, the compound which is used for artificial ripening of fruits, and this is ethene. So A, B and C, ethanol, ethanoic acid and ethene. Coming to question number 5, part 1. Name the main metal. So just you need to give the main metal. कितना अच्छा पेपर बनाया एग्जामिनर ने, मजा आ रहा है पढ़ के। ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन में सिर्फ मेन मेटल बताना है आपको, तो बस आपको एल्यूमिनियम का ही मार्क मिलेगा। अगर आपको पता है तो यू कैन ऑल्सो राइट कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, बट इनके मार्क्स नहीं है, मार्क्स तो आपको एल्यूमिनियम का ही मिल जाएगा। इन बी पार्ट, stainless steel. So stainless steel, iron is the main metal used there. Along with, if you write, you can write chromium, nickel and carbon. पर उसके मार्क्स नहीं हैं। Second, differentiate between the following pairs based on the criteria given. तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में हम ले रहे हैं और नाइट्रिक एसिड में हम ले रहे हैं। किसको? यूजिंग बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आपने डिफरेंशिएट करना है सिर्फ बेरियम क्लोराइड को लेकर के। तो बेरियम क्लोराइड के साथ इफ वी आर यूजिंग बेरियम क्लोराइड along with sulfuric acid, precipitate is forming there. तो white precipitate in case of sulfuric acid, white precipitate of barium sulfate, BaSO4 is formed in the case with sulfuric acid. But when barium chloride is added to nitric acid, no precipitate will be formed there. This is our correct answer. In B part, this is A part. Now coming to B part. Saturated and unsaturated hydrocarbons, type of bond present बताइए। type of bond present, तो unsaturated है तो type of bond कौन सा होगा? तो पहले saturated का, saturated means single bond between carbon atom, तो between carbon atoms, and unsaturated means multiple bond means, or you can say double or triple bond between two carbon atoms. Now this is part number 2, and now coming to part number 3. Now this is a numerical. तो पार्ट नंबर 3 में आपको पहले रिएक्शन कॉपी करनी है, फिर रिएक्शन के हिसाब से आप बैलेंसिंग चेक करेंगे। बैलेंसिंग आपने चेक कर ली, देन मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो हियर द गिवन रिएक्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट अलोंग विद HCl, बैलेंस्ड है, 2 दिया गया है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्मिंग along with water and carbon dioxide. So this is the given reaction. Now what is the mass of 5 moles of calcium carbonate? और देखो एग्जामिनर कितना अच्छा है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करने के लिए भी नहीं दिया, मॉलिक्यूलर मास भी खुद ही दे दिया। तो इट मींस 1 मोल का आपको 100 गिवन है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 100 ग्राम इज गिवन। सो नाउ 1 मोल इज इक्वल टू इतना, तो 5 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 into 100. It means 500 gram is the molecular mass of total calcium carbonate, जितना हमारे पास 5 मोल का आया है। Now in B part, this was just A part, तो 500 आपका आंसर आ जाएगा। How many moles of HCl will react with 5 mole of calcium carbonate? यहाँ कितना रिएक्शन हो रहा है? 1 मोल ऑफ, हमें 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, तो हमें लेफ्ट में कैल्शियम कार्बोनेट को रखना है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड कितना? 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl, बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 5 मोल, तो 5 मोल मीन्स 2 into 5, इट मीन्स 10 मोल ऑफ HCl is required, will react with this 5 mole of calcium carbonate. In C part, what is the volume of carbon dioxide liberated at STP at the same time? अब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है? तो अगर 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो लिबरेट कितना हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्वेश्चन पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 mole of carbon dioxide is releasing, but in this case we have 5 mole of this, so 5 mole means 5 mole of carbon dioxide. Now volume of 1 mole, so volume of
1 mole we know it is at STP. तो STP पे आपको पता है ये 22.4 लीटर और dm क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ 5 मोल इज इक्वल टू 5 इंटू 22.4. इट मीन्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 लीटर और dm क्यूब इज ऑल्सो करेक्ट इन दिस केस, तो 112 लीटर. Now coming to next part 4, identify the gas evolved. कल ही आपको कितनी बार मैंने वीडियो में बोला 10 गैसेस दी हुई हैं, 10 गैसेस की आइडेंटिफिकेशन सिर्फ आपको करनी है, बार बार रिपीटेडली वही सब पेपर में आ रहा है. Now this numerical might be clear to you और ये बहुत सब स्टूडेंट्स का करेक्ट होगा, मुझे पता है, क्योंकि कैलकुलेशन को कितना ईजी बना के एग्जामिनर ने आपको दिया है. वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जामिनर जिसने भी पेपर सेट किया है, बहुत ईजी ढंग से आपको कैलकुलेशंस के लिए भी नहीं उन्होंने डिस्टर्ब किया, सिर्फ you know the concept and you apply it here only. Now fourth part, identify the gas evolved in each of the following reactions. Methane undergoes complete combustion. For your understanding, I am writing a equation here, but they will give no marks for this reaction. Methane undergoes CH4 plus complete combustion. It means हमें ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और water will be formed there, but they just ask which gas, so you just need to write this, you will get mark for this only in A part. In second part, copper carbonate is heated. कितनी बार copper carbonate is heated, तो copper oxide black color and then carbon dioxide is name of the gas, again it is carbon dioxide, you will get marks for only writing carbon dioxide. MnO2 react with MnO2 react with HCl and on heating it is giving MnCl2 plus water plus chlorine. And but the name of the gas, only the name of the gas, it is chlorine. Although ये रिएक्शन जहां दी गई थी ये वो पोर्शन था बुक में जहां लिखा गया था नॉट इन योर सिलेबस, बट क्योंकि स्टूडेंट को नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड है HCl के साथ कर रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर हो जाएगा और हमने कंसंट्रेटेड फॉर्म में HCl को लिया है, तो क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी. वैसे भी HCl में है ही कौन सी, तो क्लोरीन ही है, तो हम वहां से ये आंसर लिख सकते हैं. हालांकि ये आपके बुक में जो है दिया गया उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस में नहीं है, बट बहुत सिंपल है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई भी पॉइंट आउट करेगा. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट. सो X इज HCl, HCl का स्प्लिटिंग आपको दिया गया है H प्लस एंड Cl माइनस in solution state and Y is PbBr2 bromine, lead bromide, so Pb2 plus and 2Br minus in molten state. From the above reaction X or Y, identify the reaction which exhibits इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और आयनाइजेशन का डिफरेंस मैंने आपको रात का जो लाइव सेशन था उसमें भी कितनी बार क्लियर किया और बाकी क्लासेस में भी बहुत बार. तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन किसके साथ होती है, जो आयोनिक कंपाउंड है. इन दोनों में से कौन है जो आयोनिक है, आपको खुद अच्छे से बुक में ही पता है कौन सा आयोनिक है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल है, यानी कि लेड ब्रोमाइड वाला आयोनिक है. तो ये X है और ये Y है, तो हमारा आंसर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के लिए हमेशा आयोनिक बॉन्ड में ही होता है जिसमें आयंस पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं. और आयोनाइजेशन किसमें होता है, जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, और इनमें से पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन है, HCl है. पूरा का पूरा पेपर आपकी बुक से बना है, बहुत इजीली आप इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए होंगे क्वेश्चन को और आंसर करेक्टली दे पाए होंगे. In second part, give reasons. Inert gases do not form ions because inert gases have stable configuration, or you can write they have completed their octet, so that is why they do not form ions. ना उनको किसी से कुछ लेना है ना कुछ देना है, तो वो क्यों बनाएंगे, ना कैटायन बनेंगे ना एनायन बनेंगे, वो स्टेबल हैं. In B part, covalent compounds have a low melting and boiling point. तो क्यों होता है, because the force of attraction between the binding molecules is very weak. तो उस weak को break करने के लिए very less energy is required to break this bond. So that is why covalent compounds have low melting and boiling point. हाँ, अगर इसमें हम बहुत deeply जाएंगे तो हम electron affinity और electronegativity इन सब के लिए भी लिख सकते हैं कि they have low energies required. So coming to third part. Now in third part we need to arrange them in ascending और descending order, जितना जो बोला गया. बट मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में क्लू दिया था कि इफ यू डोंट नो कि वेदर टू अप्लाई दिस साइन और दिस साइन, यू कैन जस्ट पुट देयर कॉमा. आप कॉमा से उनको डिफरेंशिएट कर दो. हाँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लगाना तो पता होना चाहिए ना कि छोटे से बड़ा है या बड़े से छोटा है.
तो इन ए पार्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इन थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इन ए, कार्बन, फ्लोरीन एंड बेरिलियम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज में डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, तो बड़ा कौन है इनमें? बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा आ जाएगा कार्बन और उससे छोटा आ जाएगा फ्लोरीन, तो स्मॉलेस्ट इन साइज इज फ्लोरीन एंड लार्जर इन साइज इन बेरिलियम। वैसे भी इनका अगर आप टेबल में भी चेक करोगे तो बेरिलियम का 112 है, कार्बन का 77 है और फ्लोरीन का 64 गिवन है इन पी पार्ट, बट हमें तो सिर्फ अरेंज करना है। सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स पर मॉलिक्यूल, यानी कि कितना बेसिक एसिड है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, क्योंकि उसने क्या बोला? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा लेना है, तो सबसे छोटा कौन है इनमें? एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है, नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड डायबेसिक एसिड है, एंड नेक्स्ट इज आपको गिवन है जो फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो ट्राइबेसिक एसिड है। तो क्या है इसके लिए? रीजन क्या है? मोनो लेस है, मोनो के पास एक रिप्लेसेबल है, डाई के पास दो रिप्लेसेबल हैं और ट्राई के पास तीन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस हैं। In C part, potassium, lithium and sodium increasing order of ionization potential, तो increasing order of ionization potential मतलब हमें पहले सबसे पहले छोटा लिखना है, तो छोटा कौन है इनमें से? पोटेशियम हो जाएगा, देन सोडियम हो जाएगा और देन लिथियम हो जाएगा, तो इट मींस लिथियम का सबसे बड़ा है, तो लिथियम, पोटेशियम एंड देन सोडियम। अगर आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल चेक भी करोगे तो पोटेशियम के केस में 419 है, सोडियम का 496 है और लिथियम का 520 है। तो आपको लगता है कि पेपर बनाना बहुत इजी है आंसर की, मुझे खुद पूरा पेपर सॉल्व करने में भी उतना ही टाइम लगा है जितना आपको लगा पेपर देने के लिए, क्योंकि आपने तो सिर्फ फोर ही क्वेश्चंस करने सेक्शन बी में से और मुझे सारे अटेम्प्ट करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन ए पार्ट, एन एलिमेंट इन period 1 which can be placed in both group and group 17 of the periodic table। आई थिंक आपने क्लास 9 में ये उस चैप्टर की पहली ही लाइन पढ़ी थी। सो दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ही इतना स्पेशल है कि वो 1 में भी और 17 में भी है। इन बी पार्ट, द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, so it means 16, तो कौन हो जाएगा? सल्फर। इन सी पार्ट, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियड 3, तो पीरियड 3 में हमारे पास आएगा क्लोरीन। अगर वो वैसे पूछते तो हमें पता है कि फ्लोरीन होगा, लेकिन पीरियड 3 में अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन तो पीरियड 2 को बिलोंग करेगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। So with this question 6 is also over। I think आपके सारे आंसर्स ऑलमोस्ट करेक्ट जा रहे होंगे, कोई एक आध पार्ट अगर होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए नहीं सोचना, नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना है, बिकॉज नेक्स्ट पेपर के लिए आपको ज्यादा ब्रेक नहीं मिला है, सिर्फ एक दिन का ही ब्रेक है। Rita was given an unknown salt for identification. She prepared a solution of the salt and divided into two parts. To the first part of the salt solution, एक ही salt solution है, एक ही salt solution के दो part हैं। So to the first part of the salt solution, she added a few drops of ammonium hydroxide। तो ammonium hydroxide means NH4OH, उसने एक पार्ट में ऐड कर दिया and obtained a reddish brown precipitate। और reddish brown precipitate किसके केस में हो सकती है? जब हमारे पास FeOH3 यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होती है और क्या बनता है साथ में? NH4Cl। इट मीन्स प्रोबेबल यहाँ पर इसके साथ क्या होगा इस सॉल्ट में? तो ये सॉल्ट है FeCl3, तो फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड हमारे पास सॉल्ट है। अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, वी नीड टू प्लेस 3 हियर एज वेल एज 3 हियर। So this is precipitate of ferric hydroxide which is reddish brown in color, reddish brown in color। Now इसका ही सेकेंड पार्ट एक और पूछा गया आपको, टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्ट सोल्यूशन। अब सॉल्ट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा सॉल्ट है, अब इसी का ही सेकेंड पार्ट, यानी ये तो रहेगा FeCl3 तो रहेगा, इसी के सेकेंड पार्ट में शी एडेड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मींस हमने इसमें, रीटा ने इसमें AgNO3 ऐड कर दिया एंड ऑब्टेन्ड व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसकी आई होगी? सिल्वर क्लोराइड, तो AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज देयर अलोंग विद FeNO3, ferric nitrate is forming here। For balancing we need to place here 3 also। So this might be the reaction। Now name,
नेम में आपने उनको तो नेम ही देना है, सिर्फ नेम ही चाहिए आपसे। द केटायन प्रेजेंट, तो केटायन प्रेजेंट कौन है इनके अंदर, इस सॉल्ट में जो मैंने नाम लिखा कि ये सॉल्ट क्या आया FeCl3, तो इस सॉल्ट में केटायन कौन है, केटायन मीन्स मेटेलिक आयन, तो Fe3+, बस आप इतना लिखोगे या फिर आप फेरिक भी लिख सकते हैं, तो आपको इसका कंप्लीट मार्क मिल जाएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है और ए और बी को लिखने का ही मार्क है, ये तो मैंने सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए लिखा है। एनायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो कौन सा एनायन है इसमें जिसको हमने आइडेंटिफाई करा है, यहाँ पर आप देख ही रहे हो Cl क्लोरीन है और वहां पर भी हमारे पास ऊपर वाले दोनों में भी आ रही है, तो इट मीन हमारे पास एनायन कौन सा है, क्लोराइड, क्लोराइड आयन। एनायन में हमने क्लोराइड लिखना है और केटायन में हमने Fe3 लिखना है क्योंकि सॉल्ट FeCl3 है। नाउ कमिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स इन पार्ट 2, second fill in the blank is carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride is a non-polar covalent molecule, it is non-polar. B, during electrolysis of acidified water, acidulated water, the gas liberated at anode is, anode पे कौन सी जाएगी, ऑक्सीजन। अगर वो कैथोड पूछते तो हम हाइड्रोजन भी लिख सकते थे, बट हियर anode, that is why oxygen. Now coming to third part, it is again a numerical. Question number 7, part 3, again chemical equation is given. Chemical equation is given, तो आपके लिए क्वेश्चन वैसे ही समझने के लिए इजी हो जाता है। 4NH3 plus 3O2 गिविंग 2N2, और वो भी पूरा बैलेंस करके इक्वेशन आपको दिया गया है। आप मुझसे पूछ रहे थे बैलेंस होगी, इक्वेशन होगी, हमें लिखनी होगी, देखो एग्जामिनर ने पूरी इक्वेशन भी दी है और बैलेंस करके भी दिया है, और मेरा वाला क्लू भी इस पे लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बिलोंग्स टू गेलुसेक लॉ और इसमें एटॉमिक मास गिवन नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4NH3 है, इट मीन्स इसकी हम कितनी ले रहे हैं, 4 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, और वाटर को तो हम नहीं लेंगे, वाटर का तो नील है। तो इफ 240 cc ऑफ एमोनिया, 240 cubic centimeter of ammonia is burnt in 300 cc of oxygen, amount of volume of oxygen is 300 cc of oxygen, find out the composition of resultant gaseous mixture at room temperature। तो अब आपने बताना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, गेलुसेक लॉ से आया है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कितने पे कितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि दोनों हमें ऑक्सीजन के लिए भी देखना है और हमें नाइट्रोजन के लिए भी देखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 4 वॉल्यूम ऑफ एमोनिया रिक्वायर्ड कितना, 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो 4 वॉल्यूम में हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 1 वॉल्यूम में 3/4 हो जाएगी। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 240 cc, तो कितना हो गया, 3/4 into 240 60, इट मीन्स 180। तो 180 cc ऑफ, ये हमने क्या प्रोड्यूस किया है, ऑक्सीजन, ये अभी एक आया है 180 cc, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 300 cc ऑफ ऑक्सीजन वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये तो बर्न हो गया, तो अब रिक्वायर मीन्स ये तो यूज हो गया, तो बचा कितना, रिमेनिंग ऑक्सीजन कितना बचा यहाँ पर हमारे पास, रिमेनिंग ऑक्सीजन इज इक्वल टू 300 माइनस 180, तो कितना आपके पास आ जाएगा, 120। तो 120 cc ऑफ ऑक्सीजन आपका रिजल्टेंट मिक्सचर में जो रहेगा वो हमने ये लिखना है, ये तो बर्न हो गया, ये लिखना नहीं है आंसर में। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग गैसेस मिक्सचर, तो अभी हमें पता है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी तो फॉर्म हो रही है, तो अगेन वी नीड टू राइट 4 वॉल्यूम ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस, यहाँ पर रिक्वायर था, वहां पर प्रोड्यूस है 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, तो हमें क्वांटिटी कितनी गिवन है, 240 cc of ammonia produces 2/4 into 240, कितना हो जाएगा, 60, इट मीन्स अगेन 120, तो 120 cc ऑफ नाइट्रोजन, तो रिजल्टिंग मिक्सचर में 120 cc ऑफ ऑक्सीजन एंड 120 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ नाइट्रोजन, हमें दोनों को लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये बहुत सब स्टूडेंट्स का ठीक भी हुआ होगा। गेलुसेक लॉ सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है और एग्जामिनर ने पेपर को सिंपल रखने के लिए आपको कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ गेलुसेक लॉ का बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ आपको क्वेश्चन दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए बी सी डी, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि क्या क्या बना रहे हैं। ए के पास कॉन्फ़िगरेशन में 2 है, तो वो क्या है, A2+ बना देगा, मतलब मेटल है। एंड नेक्स्ट इज बी, बी इज 6 है तो 2-,
C इज 7 है तो 1 माइनस, एंड D इज 2 4 है तो D इज 4 प्लस और 4 माइनस दोनों हो सकते हैं। तो ये हमने अपने रेफरेंस के लिए लिखा। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन A एंड B। जब A और B के बीच में बनेगा तो A और B हम लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो A2 B2 विल बी फॉर्म्ड, एंड जो फाइनल बनेगा वो बन गया आपके पास AB। और ये क्या है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। इट मीन अगर वो नेचर भी पूछता तो ये आयोनिक बॉन्ड है। सेकेंड में D एंड C, तो D का कितना है, D 4 प्लस है और C 1 माइनस है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। यानी हम पहले किसको, इसको भी लिख सकते हैं DC4, जैसे हम लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड तो CCl4, तो DC4 आपके पास आ जाएगा। और आपको दिखाई दे रहा है 4 वाला कौन सा, आयोनिक तो बना नहीं सकता, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हालांकि उन्होंने पूछा नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए दिया है। दे जस्ट आस्क्ड द फॉर्मूला। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल एग्जिबिट कैटेनेशन, ये तो आंख बंद करके भी आपको पता है कैटेनेशन कौन करता है, कार्बन करता है। तो डी आपने कार्बन नहीं लिखना, पहले डी, जो हम कार्बन को नहीं जानते, हम एबीसीडी को जानते हैं, बिकॉज क्वेश्चन इज गिवन इन द टर्म ऑफ एबीसीडी ओनली, तो इनमें से डी करेगा। हाँ, आप ब्रैकेट में अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कार्बन लिख सकते हो, क्योंकि कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन ही एग्जिबिट करता है। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो पेपर इज गोइंग वेरी स्मूथली, आप सबने बहुत अच्छे से किया होगा। आई होप आप बहुत सेटिस्फैक्टरीली अब नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। द ओर विच कैन बी कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। मैंने कल आपको लाइव वीडियो में भी ये कहा था, ये ओर्स हमारे सिलेबस में है, इनको हमने लर्न करना है, समझ के करना है। तो हमारा इनमें से कौन सा ओर आ जाएगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट आपको पता है क्या है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं Fe3O4, तो इसे इन्होंने बोला है कैन बी कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक सेपरेशन, से उन्हीं को करेंगे जिसमें मैग्नेटिज्म होगा, तो हेमेटाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। नाउ कमिंग टू बी पार्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन होता क्या है, C2H2, लेकिन हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो CH में से हम 2 तो कॉमन निकाल देंगे। इट मीन्स इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH, तो CH हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। In second part, give balanced equation for the following reaction. Copper react with concentrated nitric acid. Copper with concentrated nitric acid. क्या करना है, हमने इसको रिएक्ट करवाना है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। पर पहले देखिए, कॉपर नाइट्रेट इज फॉर्मिंग हियर, कॉपर एंड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट बनेगा along with वाटर बनेगा, एंड नेक्स्ट इज NO2 भी रिलीज होगी, तो NO2। अब बैलेंस करोगे, नहीं तो फिर बैलेंसिंग के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4HNO3 and then 2 water and again 2 NO2. Now B is this was A. B is aluminium nitride. मैग्नीशियम नाइट्राइड का भी था आपकी बुक में और एल्यूमिनियम नाइट्राइड का, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड 3H2O is treated with warm water। 3H2O क्या प्रोड्यूस होने वाला है, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। और आपने प्रिपरेशन किस में पढ़ी है, ये अमोनिया की प्रिपरेशन में है, फ्रॉम मेटल नाइट्राइड अगर आपने पढ़ा होगा तो अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। तो और दिस इज बैलेंस। नाउ इन थर्ड पार्ट, मैच द सॉल्ट अंडरलाइंड इन द कॉलम में विद द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कुछ सेपरेटर्स नहीं आया, कुछ नहीं, सिर्फ मेथड का नाम पूछा गया आपको, तो वेरी सिंपल फॉर यू टू आइडेंटिफाई। अब आपके पास पहला दिया गया ZnCl2 फ्रॉम Zn, तो हम इसको किसके साथ कॉलम बी में मैच करेंगे। अगर मुझे ZnCl2 का सॉल्ट बनाना है और जिंक को यूज करना है तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे। तो इन फर्स्ट पार्ट इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सेकेंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट फ्रॉम KOH, तो इसमें लिए हमारा न्यूट्रलाइजेशन का मेथड बेस्ट रहेगा, तो न्यूट्रलाइजेशन। इन थर्ड कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड, तो ये तो आपको पता है, डबल डिकम्पोजिशन नहीं मेंशन है तो प्रेसिपिटेशन, सेम ही बात है, तो प्रेसिपिटेशन। ए इज डिस्प्लेसमेंट, कैल्शियम पोटेशियम नाइट्रेट वाला न्यूट्रलाइजेशन, एंड C इज प्रेसिपिटेशन। Now coming to question number 8, last part, it means part number 4. Hydrogen chloride gas is prepared in the laboratory by the action of concentrated sulfuric acid. So हमें क्या लिया है यहाँ पर, concentrated sulfuric acid और NaCl दोनों, तो NaCl plus concentrated sulfuric acid. So we know the product is NaHSO4, sodium bisulfate, if the temperature is less than 200 डिग्री सेल्सियस, along with HCl। लेबोरेटरी प्रिपरेशन तो HCl की है, तो NaHSO4, लेकिन यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि ये एसिड सॉल्ट बन रहा है हमारे पास। तो इसका नेक्स्ट स्टेप भी हमारे पास प्रोसीड होके आ जाएगा व्हेन वी ट्रीट दिस
NHSO4 again with NaCl at a temperature more than 200 degrees Celsius, and then Na2SO4 sodium sulfate will be formed along with HCl gas, right? Or we can also write a reaction here that 2NaCl, for balanced form 2NaCl sulfuric acid at a temperature more than 200 degrees Celsius will form this Na2SO4 and HCl, and for balancing we need to place 2 here and 2 here also, NaCl. So now this is balanced. We can give any of these reactions acid salt, और इसमें हमारे पास यहाँ ये normal salt indicate कर रहा है, अदरवाइज आपको एक रिएक्शन लिखने का भी मार्क मिल जाना चाहिए बिकॉज उसने हमें ये दोनों रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, तो HCl तो फॉर्म यहाँ पे भी हो ही जाएगी, तो फर्स्ट रिएक्शन का भी मार्क मिल जाएगा, अदरवाइज आप और ये भी लिख सकते हैं. Now next is state the method of collection of the gas formed above. So method is downward delivery, or you can say upward displacement of air, because this is heavier than air. Next is what is the property? The property of sulfuric acid that makes it a suitable reagent for the reaction. तो ये property कौन सी हो सकती है? अगर हम दो steps ले रहे हैं, हमें पता है एक में acid salt एक में normal salt बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज कर रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम ले सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डाई बेसिक एसिड की तरह काम कर रहा है. सबसे मेन यहाँ पर है इसका नॉन वॉलेटाइल नेचर, जो कि नॉन वॉलेटाइल नेचर की वजह से ही हम इसको यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं, और तीसरा ये ड्राइंग एजेंट भी है. तो अब देखते हैं इसमें से एग्जामिनर आपको किस चीज के मार्क्स देता है, या फिर तीनों पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं. So with this I conclude my today's video. I hope you have checked all your answers. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel, and please don't forget to share with your juniors. Thank you.